नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया टाइम और खबरिया टाइम के इस ख़ास शो में हमारे साथ हैं एक ख़ास शख्सियत जो अपने नाम की तरह ही कोमल, स्वच्छ, सुंदर और मीठी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महुआ मांझी जी की। महुआ मांझी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम जननायक में। जी, कैसा रहा आपका सफ़र? सफ़र तो शानदार रहा जी। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे आसपास जितने लोग हैं जिनका सपोर्ट मिला, ईश्वर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि जीवन में बहुत कुछ करने का अवसर मिला और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, उसे निश्चित रूप से मैं पूरा करूँगी। महुआ मांझी, क्या है महुआ मांझी? कौन है महुआ मांझी? बहुत लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं एक आम इंसान हूँ और अवसर जो भी मिलता है उसका मैं सदुपयोग करती हूँ। दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर इच्छा होती है किसी काम को करने की और लगता है कि इसे करना चाहिए और ये समाज के हित में है, तो मैं उसको करने के लिए तन मन धन से लग जाती हूँ। पूरा समर्पण रहता है, ईमानदारी रहती है, परिवार का साथ मिला रहता है। बिल्कुल मिला रहता है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके इरादे नेक हो और अगर आप ये यकीन दिला दें अपने घर वालों को, चाहे वो मायके वाले हों चाहे अपने ससुराल वाले, अगर यकीन दिला दें कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो घर के और समाज के हित में है और इससे रिश्तों में कोई फ़र्क नहीं आएगा या अपनी जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आता है कि सभी लोग साथ देने लगते हैं। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम सबको होती है क्योंकि आप उस समय तक लोगों को भरोसा नहीं दिलाते हैं, लोगों को आप पर यकीन नहीं होता है। लेकिन अगर आप बहुत ही टैक्टफुली और माने ईमानदारी से, जैसे एक होता है ना कि आजकल नारी सशक्तिकरण के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पे लोग लड़ने भिड़ने पर उतारू हो जाते हैं, करना है तो करना ही है। देखिए, वो एक्सट्रीमिस्ट होना सही नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। आपको सबको लेकर अगर चलना है तो आप सबका भरोसा जीतिए और उसको बहुत अच्छे से भी किया जा सकता है। आप बिना विरोध किए भी, जैसे गांधीवादी विचारधारा अगर आप अपनाते हैं तो सब कोई आपको एक ना एक दिन सपोर्ट करेंगे, ऐसा मुझे फील होता है पर्सनली। मतलब गांधी जी के विचारधारा से आप सहमत हैं? सहमत मैं इसलिए हूँ, इस मायने में हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं विरोध करके, धरना प्रदर्शन करके, हक दीजिए, अधिकार चाहिए, ऐसे करके सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप काबिल हो, अगर आप ईमानदारी से खुद को उस लायक बना लेते हो कि हाँ मुझे ये मिले, तो अपने आप वो आपकी झोली में आके गिरेगा। आप खाली मांगने से कोई आपको भीख में नहीं देगा। ये अच्छी बात है कि ईमानदारी के फेवर में आप बोलती हैं, ईमानदार हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो ईमानदार होते हुए भी उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। देखिए, सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ ईमानदार होकर सोचेंगे कि मैं बैठा रहूं या बैठी रहूं और सब कुछ मेरी झोली में, ऐसा नहीं। आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी और उसमें भी कुछ सामाजिक तौर तरीके होते हैं। मान लीजिए आप सबसे लड़ लिए तो फिर सब आपके विरोधी हो जाएंगे, तो वो लड़ना नहीं है। अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि हम उसको कैसे अपने तरफ मोड़ ले, उन परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को कैसे हम अपने लायक बनाएं। इसके लिए आपको काम करना होगा, भरोसा जीतना पड़ेगा। वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, कोई एक ऐसा तरीका नहीं है कि आप बता सके कि आप ऐसा करो। हर क्षेत्र में विरोध होता है, हर क्षेत्र में परेशानियां होती हैं। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत इतने प्रतिभाशाली थे और सक्सेस भी उनको मिला, लेकिन इसके बावजूद जो तमाम जो अड़चनें थीं या जो मठाधीश लोग हैं और जो उनको नहीं चाहते थे कि वो आगे आए, जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को वो नहीं झेल पाए। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, षड्यंत्र होते ही रहेंगे, कोई भी आसानी से आपके लिए रास्ता नहीं बना के देगा। हम लोग देखते हैं कि राजनीति तो उससे बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा है हर एक के लिए। तो ऐसे में यहाँ का जो राजनीति का स्तर है, कैसे सरवाइव करें? देखिए, राजनीति का स्तर तो हम ही लोग बनाते हैं ना। ये तो है कि आप जिस नेता को चुनते हैं तो वो नेता कैसे हैं। अगर मान लीजिए वो इस प्रेशर को झेल लेते तो आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर उनका था। तो शुरू में तो सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, आसानी से राह कोई नहीं बना के देता है। तो हो सकता है किसी दुर्बल मुहूर्त में उन्होंने ऐसा कर लिया, लेकिन उस जैसे काबिल इंसान को ये नहीं करना चाहिए था। और मैं तो लोगों से यही कहूँगी कि ऐसी परेशानियाँ हर एक के जीवन में आती है। जो भी कुछ करना चाहता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, कोई आसानी से आपके लिए रास्ता नहीं छोड़ेगा। और जो पहले से स्थापित लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि नए लोग उसमें
एंट्री मारे और उनकी जगह ले ले, तो वो सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं कई लोग कई क्षेत्रों में। और पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स है ही, लेकिन मैं तो कहती हूँ, अभी BHU में एक कार्यक्रम हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसमें मुझे बुलाया गया था, मैं मंच पे थी और मुझसे 1-to-1 बातचीत हो रही थी। प्रोफेसर है शशिकला त्रिपाठी जी, सीनियर प्रोफेसर, तो वहाँ काफ़ी प्रोफेसर्स बैठे थे। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप साहित्य में हैं, तो आप क्यों राजनीति में आ गई, आपको क्यों आई, ऐसे उन्होंने कहा। तो मैंने कहा क्या साहित्य में राजनीति नहीं है? अच्छा सवाल। तो उसमें तो और ज़्यादा राजनीति है। तो जब साहित्य में भी राजनीति है और फिल्म लाइन में भी है, म्यूज़िक के लाइन में भी है, और आप अगर किसी ऑफिस में नौकरी करें वहाँ भी राजनीति है, तो हर जगह राजनीति है, तो राजनीति में रह के राजनीति करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बाहर आने के लिए अपने आप को उतना समर्थ बनाइए, सक्षम बनाइए और निरंतर काम करते रहिए। आपको बातों से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। मुझे भी, मेरे भी रास्ते में बहुत सारे रोड़े आते ही रहते हैं, तो मैं कभी जवाब नहीं देती, मैं काम से जवाब देती हूँ। आप काम कीजिए और जवाब दीजिए, आपको क्या ज़रूरत है जाके लड़ने की या किसी के खिलाफ बोलने की। बचपन कैसा रहा मैम आपका? बचपन भी अच्छा रहा, क्योंकि हमारे परिवार में कला संगीत को भी काफ़ी महत्व दिया जाता रहा है। तो जैसे शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा, फिर हाँ नाटकों में भी रुचि रही। पेंटिंग का भी आपको? हाँ, पेंटिंग भी मैं की। फिर गिटार भी मैं बहुत बजाती थी, शौक़ था, तो फंक्शन वगैरह में, स्कूल वगैरह में गिटार भी बजाती थी। हारमोनियम तो है ही, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग बजाते थे बचपन में शौक़ से। नाटक वगैरह भी किया करते थे। यूनियन क्लब की मैं लाइफ मेंबर हूँ, तो यूनियन क्लब में हम लोग, चूँकि 150 साल पुराना क्लब है, काफ़ी प्रतिष्ठित क्लब है, और बंगाल के बहुत बड़े बड़े कलाकार वहाँ आते ही रहते हैं। देखिए हाँ, अभी कला क्षेत्र में बहुत काम करने की गुंजाइश है। देखिए झारखंड भी सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच है कला संस्कृति के। हाँ, यहाँ जो ट्राइबल कल्चर है, आप देखिए नृत्य और संगीत, मतलब हर अखड़ा में जो लोग कलाकार नहीं भी है, वो भी स्वाभाविक तौर पे अखड़ा में डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, फिर ढोल नगाड़ा बजाते हैं। तो एक कहावत है, सेनगे सुसुन कजीगे दुरंग। हाँ, तो इसका मतलब होता है कि जिनका चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो धरती पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, वो जब चलते हैं तो वही नृत्य हो जाता है, और बोलते हैं वही संगीत हो जाता है, क्योंकि उनकी पूरे ये प्रतिभा जो है ना जन्मजात है। हाँ, तो उनके पैर अपने आप थिरकते हैं। क्यों ना इनके लिए हम लोग इस चीज़ को रोजगार के अवसर में? बिल्कुल, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और माननीय हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि झारखंड के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी युवा को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उनका कहना है, अभी जैसे माइग्रेट करके जो लोग बाहर गए हुए थे, उनका क्या हर्ष हुआ, और उनको बाहर से लाया गया जिस तरह से, कितनी प्लेन में करके, ट्रेन में करके जो सुविधाएं दी गई। हाँ बिल्कुल, तो माननीय हेमंत जी का कहना है कि हम लोग झारखंड में ही रोजगार का सृजन करेंगे और यहीं उनको रोजगार देंगे, और उनको अवसर मिला है और हम सभी लोग उनके साथ हैं, हम लोग समझते हैं। तो जो भी झारखंडी आर्ट है, आप देखिएगा वो ब्रास से जो चीज़ें बनती, जो झारक्राफ्ट में बिकती हैं, वो पूरी दुनिया में उसकी पूछ है। हाँ, दुनिया के लोग उसको सराहते हैं, उनकी जो कला है। हाँ, तो हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है। तो अगर इसी से रिच कर दिया जाए हमारे झारखंड को, तो फिर बाहर लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए ना, राजस्थान में वहाँ तो रेगिस्तान है पूरा। हाँ, जैसलमेर वगैरह में क्या है, रेत है, लेकिन वहाँ पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते रहे हैं। तो टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ से खरीद के ले जाते हैं, वहाँ के जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं, घाघरा है, हाँ, घर में सजाने के लिए हम लोग उससे भी बेहतर झारखंड में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान नहीं है, यहाँ हर जगह हरियाली है, नदी है, जंगल है, और यहाँ टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। हाँ, और ये बातें कई सालों से हो रहा है कि टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन हो नहीं रहा। तो पिछले सरकार में वो विजन नहीं था, वो हुआ क्या, हवा ज़्यादा दिखा। आप सोचिए, मोमेंटम झारखंड किया गया पिछले सरकार में। मोमेंटम झारखंड में पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। मैं तो कहती हूँ कि उतने पैसे, और जो रोड शो विदेशों में हुआ उनको लाने के लिए, उतने पैसे अगर यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार देने में लगाया जाता, यहाँ की इंडस्ट्री को फिर से मतलब पुनर्जीवित किया जाता। क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में
जो इंडस्ट्री है, चाहे वो टाटा का हो इंसिलरी वगैरह, या रांची में भी टिपूदाना है, टाटा सिल्वे है या कोकर है, ये सारे बहुत मरणासन्न है एक तरह से देखा जाए तो। वहाँ ना बिजली की सुविधा है ना हाँ बहुत रिच है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर यही उस पैसे को इधर ही इन्वेस्ट किया जाता उतने करोड़ों रुपए, तो उससे अब तक मुझे लगता है बहुत सारे लोग बाहर जाने से बच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बार बार कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोलती है कि हम तो कर रहे हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट साथ नहीं दे पाती है, या किसी न किसी तरह। देखिए पिछली बार तो यहाँ पर 5 साल की जो सरकार थी तो भाजपा की सरकार पिछली बार देखा जाए तो वहाँ तो सेंट्रल में और स्टेट में दोनों एक ही सरकार थी, तो उस समय बहुत उम्मीद थी लोगों की काम हो जाना चाहिए था, ताकि मतभेद भी नहीं होना चाहिए था उस समय, तो नहीं हो पाया। तो हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं कि सेंट्रल है या क्या है, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति हो, विजन हो और अच्छे लोगों की टीम हो तो निश्चित रूप से काम होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग झारखंड को बहुत आगे लेकर जाएंगे। आम जनता बोल रही है हेमंत सोरेन जी बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आम जनता का बात सच होगा? बिल्कुल होगा। अभी उसका नमूना 3-4 महीने में दिख चुका है, जबकि खजाना खाली था, पूरा खजाना खाली था पिछली सरकार के समय। मतलब अभी जब सरकार बदली तो ट्रेजरी में कुछ भी नहीं था, और श्वेत पत्र भी जारी हुआ उसके लिए, आपको पता ही होगा। और रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन में सारा चीज़ बंद है। खजाना पहले से खाली था। पिछले सरकार में जिन लोगों ने काम किया, ऐसे बहुत सारे ठेकेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो वो सब भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सारा पेमेंट। बहुत सारे रोड्स हैं जो इसके कारण रुके। हाँ, रोड्स रुके हैं। और पिछले देखिए अभी सरयू राय जी कह रहे हैं ना मैनहट्ट वाला कि वो बुक लिख रहे हैं, तो जो सीवरेज ड्रेनेज का जो घोटाला हुआ उससे पूरा सड़क, पूरे शहर में पानी का जमावड़ा होने लगा, जबकि इतने करोड़ रुपए नाली के लिए बहाए गए। मैं बताइए। जी, मैं मूल रूप से एक लेखिका हूँ, नॉवेलिस्ट हूँ और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हूँ। तो मेरी कुछ कहानियाँ नेशनल लेवल पर छपी हैं भारतीय ज्ञानपीठ की पत्रिका में और बहुत जगह, लेकिन मेरा एक उपन्यास है मैं बोरीशांगा, और दूसरा उपन्यास है मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ। तो पहला उपन्यास जो है वो बंगाल की पृष्ठभूमि पे है, और दूसरा उपन्यास जो है वो झारखंड की पृष्ठभूमि पे है, आदिवासी जीवन को लेकर है, और यहाँ माइनिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैंने उसमें दिखाया है मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ में। और मैं बोरीशाला में वो सांप्रदायिकता विरोधी उपन्यास है, और वो उस उपन्यास को यूरोप के सबसे बड़े विश्वविद्यालय सापिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में, इटली में 2010 में सिलेबस में लिया गया है पढ़ाने के लिए, हाँ, बीए के कोर्स में मॉडर्न लिटरेचर में। और वो किताब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की लाइब्रेरी में भी आपको मिल जाएगी। और हमारे देश में मुझे लगता है जम्मू से लेकर साउथ तक और इधर महाराष्ट्र, गुजरात और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उसमें शोध हो रहे हैं दोनों किताबों पर। एमफिल, पीएचडी, डीलिट की डिग्रियां बहुत सारी मिल चुकी हैं, अभी मिल रही हैं, अभी भी काम चल रहा है। तो ये दोनों किताबों में ऐसा है कि अगर कोई सांप्रदायिकता पर कोई काम करता है, सांप्रदायिकता विरोधी किताब है, तो उस पर अगर कहीं किसी का एमफिल, पीएचडी या डीलिट का काम करना है तो मेरा पहला उपन्यास उसमें कंपलसरी हो गया लगभग, क्योंकि जो भी काम करते हैं उसके बिना काम नहीं होता है, अधूरा रह जाता है। आप बोरशाइला में जो वहाँ के लोगों का दर्द जी जो आपने समेटा है अपने शब्दों में, वो पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको ले सकते हैं। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखती हैं कि यहाँ के लोगों के, जैसा आप बता रही कि यहाँ के लोगों का दर्द भी है, यहाँ पे क्या संघर्ष हो रहा है, किस तरीके से काम, उस चीज़ को लेके आप बुक लिख रही हैं? बिल्कुल लिख चुकी हूँ। झारखंड के लोगों के प्रॉब्लम को लेके मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ है, जो कि उस पर भी पूरे देश भर के यूनिवर्सिटीज़ में एमफिल, पीएचडी, डीलिट हो रहे हैं, हो चुके हैं बहुत सारे। उसमें आदिवासी जीवन है, यहाँ की प्रकृति है, और यहाँ के रिचुअल्स हैं, जंगल का जीवन है, और उसके साथ साथ माइनिंग का जो प्रॉब्लम है या उसकी क्या स्थिति है आज के समय में, और उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे लोग। तो वो यहाँ पे देखते हैं बहुत गरीब है, पढ़े लिखे भी हैं तो वो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार के लिए ही माननीय हेमंत जी ने बहुत कुछ सोचा हुआ है, और वो चाहते हैं कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़े जी। क्योंकि माइग्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने ये प्लान किया है कि यहाँ के किसी भी बेरोजगार को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, क्योंकि ट्रैफिकिंग का जो प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पर महिला ट्रैफिकिंग का, वो बहुत ही शर्मनाक है। और बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जो कि नौकरी का झांसा देकर उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाते हैं, उनका गलत इस्तेमाल होता है। आप जानते ही होंगे, एक बाबा बामदेव थे
जिन्होंने 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी उनको नौकरी देने के नाम पर। तो इस तरह से तो यहाँ होता रहा है पहले बहुत ज़्यादा, और अब सरकार दृढ़ संकल्प है। कई सालों से आप लिखती आ रही हैं, आपको शौक भी है, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या लगता है कि आपको लेखनी में कहीं रुकावट आ गया है? देखिए, समय तो कम बहुत हो गया, आपको पता ही होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो फुल टाइम देना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अनुभव मुझे हो रहा है, लोगों से जितना अधिक आप मिलेंगे उतना अधिक लेखक का जो अनुभव का दायरा बड़ा होता है। पहले की रचनाओं को मेरी जो रचनाएं थी वो उस पर भी मैंने काफ़ी रिसर्च करके ही लिखा हुआ है, और अब तक के जीवन के जो अनुभव थे वो उसमें आ गए हैं। अब नए अनुभव मुझे चाहिए लेखन के लिए, अच्छी रचना देने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा लिखने पर विश्वास नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि क्वालिटी लेखन हो। भले ही आप 2-4 रचना ही दे, लेकिन वो ऐसी रचना दे कि आप मतलब वो हमें अमर हो जाए। मन करता है कि एकांत समय मिलता तो पेंटिंग कर लेते हैं, कुछ पेंटिंग लिख लेते हैं कुछ जी, अच्छा। जी। पेंटिंग का भी मेरा बहुत शौक रहा है, और मैं पेंटिंग मेरे बहुत सारे बनाए हैं मैंने। तो अभी तो पेंटिंग का बिल्कुल वक्त नहीं है। अभी मुझे मन करता है कि जितना भी समय मिले थोड़ा सा मैं लिखूं। वक्त की कमी है। हाँ, वक्त की कमी क्योंकि रात तक काम चलता रहता है, फ़ोन में भी काफ़ी काम करना पड़ता है। अभी लॉकडाउन है तो लोगों को तरह तरह की समस्या होती है। कोई कहीं फंसा हुआ है, किसी का थाना पुलिस का प्रॉब्लम है, किसी का हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है, और कोई लड़ रहा है। मैं तो देखिए लॉकडाउन में बहुत लड़ाई की है लोगों ने, बहुत ज़्यादा, मतलब घर में भी लड़े, बाहर भी लड़े, पड़ोसी से भी लड़े। मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में लोगों का विवाद, आपसी विवाद बहुत बढ़ गया, और हम लोग के पास इतने केसेस आए और उन्हें सुलझाते हम लोग परेशान हो गए। तो मैं तो यही कहूँगी लोगों से कि आप लोग थोड़ा शांत रहे और आपस में ना लड़े, डिप्रेशन में मत रहे। ये कुछ समय के लिए हो सकता है, बहुत कठिन परिस्थिति है जिससे गुजरना है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हर एक के लिए है ये। हाँ, आप सोचिए ना, कहीं भूकंप आता है, बाढ़ आती है या प्राकृतिक आपदा आती है, तो फिर कुछ समय के बाद तो लोग सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना। तो आपको ये सोच के कि ये एक भयावह एक पीरियड था जो गुजर गया, अब सावधानी बरतिए और स्वस्थ रहिए और आगे का भविष्य देखिए। पहले सामाजिक कार्यकर्ता, अब पॉलिटिशियन, जी कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो जनता के बीच में आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाती थी। हाँ, अभी भी जाती हूँ। वो तो देखिए, पॉलिटिशियन का मतलब थोड़े है कि आप कुर्सी पे बैठे रहें, उसमें तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मैं चूँकि चुनाव भी लड़ी हूँ तो लोगों तक मैं पहुँच पाई, एक एक गली में, एक एक घर में, और अभी भी जा रही हूँ। अभी इस कोरोना के संकट में भी मैं तो दवा बांटने के लिए या फिर अनाज बांटने के लिए, फिर पका हुआ जो भोजन है वो बांटने के लिए मैं लगातार लोगों के बीच जाती रही हूँ। आप मेरा फेसबुक देख सकते हैं। पिछले चुनाव में कुछ कमियां रह गई थी, इस बार क्या लगता है आपको? देखिए, कमियां तो नहीं थी, वो मैं ये नहीं कहूँगी। ये जो रांची सीट है, लोग कहते हैं कि पूरे देश में भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ यही है, रांची राजधानी, जो कि 50 साल से यहाँ पर विधायक और मंत्री और मेयर, डिप्टी मेयर सब कुछ रांची से भाजपा के रहे लगातार। तो ऐसे सीट में, और मेरे जो सामने जो जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ी, वो खुद 25 साल से चुनाव जीते हुए थे। वो मंत्री रह चुके थे, माननीय मंत्री रह चुके थे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे, और विधायक तो थे ही। तो मुझे सामने में हिमालय पर्वत के सामने मुझे खड़ा कर दिया गया था। तो अगर वहाँ मैं बहुत कम अंतराल से मैं दूसरे नंबर पर रही, तो लोग तो इसी को मेरी जीत मान रहे हैं। चाय में चीनी अच्छा लगता है, लेकिन सरहद पे नहीं। चीनी समस्या, भारत से जो भिड़ंत है, इसको लेके कैसे देखती हैं आप? भारत को क्या करना चाहिए इसको? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद है कि जिस तरह से धोखा दिया गया, और इतने सारे जाबाज, जो कि 1962 के बाद इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई थी। और आगे सावधान रहने की ज़रूरत है कि चीन जैसे देश को जो पूरी दुनिया जानती है, कोरोना के समय में भी उन्होंने जिस तरह से जो उनकी गड़बड़ी की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, इतने सारे लोग मारे गए, तो ऐसे देश पर क्या भरोसा। तो मुझे तो लगता है चीनी चीज़ों का एकदम से उसको बहिष्कार करना चाहिए सबसे पहले, और अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए उनको कुछ ऐसे मापदंड तय करने चाहिए कि इस तरह से भिड़ंत ना हो जाए। उसमें कुछ प्रिकॉशंस लिए जा सकते थे, सामने सामने इस तरह से जो भी हुआ, तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार को और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कूटनीति, विदेश नीति में बहुत अभी विश्वास करते हैं। हाँ, विश्वास करते हैं। तो ऐसे में ये घटना क्या लगता है कि उनका कमज़ोर पड़ गया है सारा पक्ष?
हाँ बिल्कुल, कमज़ोर तो पड़ा है और उनको आगे सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ये तो सबकी मांग है अभी के समय के लिए जी। क्योंकि हम लोग इस तरह से अपने शहीदों, अपने वीर जाबाजों की जान को की बाजी नहीं लगा सकते। फिल्में देखती हैं? हाँ बिल्कुल देखती पसंद हूँ। है? पुरानी हाँ नई? हाँ पसंद है। अच्छी फिल्में होनी चाहिए, कोई खास चॉइस नहीं है लेकिन फिल्में अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी गंभीर होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर से कुछ मतलब स्टोरी हो, कुछ निकले और लगे कि उससे कुछ हासिल हो रहा है। जी। जी टेक्निकल भाषा में कहते हैं कि अगर एक डायरेक्टर है तो वो एडिटर नहीं बन सकता है, हाँ। लेकिन एक एडिटर डायरेक्टर जरूर बन हाँ सकता है, बिल्कुल क्योंकि उसे नॉलेज है बेसिक चीज़ों जी। का। और आपको मैं बता दूं कि मेरा एक और पक्ष है, शौक है, मैं पुणे FTII से कोर्स की हुई हूँ, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स। अच्छा। जी, तो इस कारण मुझे फिल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी मेरा जुड़ाव रहा है जी। और मैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ। अच्छा। तो इसलिए मुंबई में जो भी कार्यक्रम होते हैं उनके तो उसमें बुलाते हैं मुझे वो लोग। और पुणे मैंने पढ़ाई की है और फिर इफ़ी मतलब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में कई बार जाने का अवसर मिला इसी, और बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं और फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा है। आमिर खान जी या फिर इन लोगों से मुलाकात है, शबाना आज़मी जी, जावेद अख्तर जी, फरहान जी, और मतलब इस लाइन के जब भी कार्यक्रम होते हैं कोई भी तो वहाँ पे चूँकि सारे लोग आते हैं तो उनसे बैठना, एक साथ खाना पीना और इस सब का अवसर मिला है। झारखंड में फिल्म सिटी बनने वाली थी, उसके लिए क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट? पिछली बार जो कुछ भी हुआ था फिल्म सिटी के नाम पे, उसमें लोकल कलाकार अपने आप को ठगे से महसूस कर रहे थे क्योंकि जो सब्सिडी वगैरह दी जा रही थी जी। उसमें लोगों का ये आरोप है कि बाहर के लोग आके काम उठा के लेके चले जा रहे थे। यहाँ के स्थानीय कलाकारों को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, कलाकारों को, डायरेक्टर्स को। फिल्म आप देखिए ना, जो फिल्म बने, आप बताइए यहाँ के कितने लोगों को फिल्म मिली। तो सारे प्रदेशों में ये उसकी गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, तो यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि यहाँ के गवर्नमेंट काम करे इस पे। बिल्कुल, देखिए वहाँ तो पुराने सरकारें हैं, जैसे आप उड़ीसा में देखिए एक ही मुख्यमंत्री बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक स्थायी सरकार मिली तो वो लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो अभी बने हैं वो 14 महीने थे सरकार में जी। और उसके बाद अभी फिर आए हैं, तो अभी उनके पास बहुत सारा विजन है, अच्छी टीम है, हम सभी लोग उनके साथ हैं, तो हम लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। और खजाना खाली है तो सबसे पहले खजाने को भरना है ताकि हम लोग इस काम को और आसानी से कर सकें। जिस सोच के साथ आप पॉलिटिक्स में आई थी, क्या लगता है वो सफल हुआ? कितने नंबर देंगे अपने आप को? देखिए अभी तक तो मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली है उसे मैं बखूबी निभा पाई हूँ। मुझे विमेन कमीशन की जिम्मेदारी मिली थी तो मैंने 3 साल में मैंने जितना हो सका काम किया, लोग उसको पसंद भी किए, लोग अभी तक उसको याद करते हैं। फिर मुझे पॉलिटिक्स में JMM में मैं आई, महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष बनी मैं, तो JMM का ग्राफ तो बढ़ रहा है हेमंत जी के कारण। हेमंत जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, माननीय हेमंत जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, और गुरुजी के का जो आशीर्वाद है हम लोग की पार्टी पर आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं एक आधी ईंट उसमें जोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे कि हमारी पार्टी बहुत आगे जाए और हेमंत जी बार बार मुख्यमंत्री बने ताकि इस राज्य को और मैंने हम लोग ऊंचाई तक ले जा सके। किस तरह की चुनौतियां हैं सामने अभी? चुनौती तो बस यही है कि लोग भ्रष्टाचारी ना बने, क्योंकि हमारे झारखंड का सबसे बड़ा जो कारण है पीछे रहने का वो भ्रष्टाचार है जी। जो भी स्कीम्स आते हैं, जो भी चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम्स हो। आपको मैं बताऊं, मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि जो टॉयलेट बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री का आया था शौचालय, तो यहाँ जो काम कर रहे थे उस समय भाजपा सरकार थी जो भी है, तो पता चला कि मान लीजिए 100 टॉयलेट किसी को बनाने की जिम्मेदारी मिली, तो एक टॉयलेट को 4 एंगल से फोटो खींच के दिखा दिए कि 4 टॉयलेट है, तो 25 टॉयलेट बन गया, तो उसमें से दिखा दिए। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? अब देखिए सुपरवाइजर की नियुक्ति हुई कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जो घोटाले हो रहे नहीं हो जी। अब सुपरवाइजर को 30,000 रुपया सैलरी मिलने लगा। वो यंग लड़कियां ज्यादातर होती है उसमें, उनको जंगल में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वहाँ जाने के लिए कोई भी साधन नहीं दिया गया। वो यंग लड़की है मान लीजिए या शादीशुदा है जो भी है, वो जंगल में जाएगी कैसे बिना साधन के, बिना सुरक्षा के? तो उसको टैब दिया गया कि आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाओ और वहाँ से GPS लगा हुआ है, आप सब कुछ देख के हम लोग को भेजो। आप जाके पता लगा के देखिए, उस समय मैंने देखा कि 90% लोगों के टैब खराब थे, वो CDPO के ड्रॉयर में पड़े हुए थे। फिर काम मतलब वो काम सब कागजी। हाँ, ये ऐसा हुआ है, मुझे लोगों ने बताया है। नगर निगम में जो घोटाला हुआ, आप देखिए, जो मैनहट्ट घोटाले को लेके अभी माननीय सरयू राय जी कह रहे हैं कि मैंने किताब लिखी है उन्होंने,
और उसकी अभी प्रूफ रीडिंग चल रही है, इससे सबका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है कि अब वो आ जाएगा तो सीवरेज ड्रेनेज का क्या क्या घोटाला का खुलासा होगा। अगर वो सही ढंग से होता तो आज सड़क शहर में इस तरह से पानी का और कचरे का जमावड़ा नहीं होता है ना। तो ये सब है कि जनता को भ्रष्टाचारी होने से बचाना है और इसको करना है। लेखक, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री और गृहिणी कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, एक कहावत है, बिजी पर्सन हैव टाइम फॉर एवरीथिंग एंड लेजी पर्सन हैव टाइम फॉर नथिंग। तो हम लेजी पर्सन नहीं बनना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होती है। हमसे भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, करते ही हैं। वो हर क्षेत्र में अलग होता है। आपको ये टिप्स नहीं दे सकते कि ऐसा ही करो, क्योंकि हर व्यक्ति का स्टेटस अलग होता है, जाति धर्म अलग होता है, घर की परिस्थिति अलग होती है, इनकम अलग होता है। तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से माहौल बनाए। वो अपने ऊपर है कि आप कैसे उसको टैक्टफुली हैंडल करते हैं। हाँ, झारखंड की जनता के लिए कोई संदेश? संदेश यही है कि आप सरकार का साथ दीजिए। हमारे जो जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, आप माननीय हेमंत सोरेन जी का साथ दीजिए। भ्रष्टाचार जो भी कर रहे हैं उनको रोकिए, उसकी जानकारी दीजिए, तो निश्चित रूप से झारखंड बहुत आगे जाएगा। क्योंकि उनके साथ जो सशक्त टीम है वो काम करना चाहती है और झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहती है। हर तरफ से समृद्ध राज्य, शक्तिशाली राज्य, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम करना चाहते हैं कि किसी भी रोगी को दूसरे राज्य में ना जाना पड़े। अगर यहाँ हर जिले में जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं या गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको सुधारा जाए तो फिर कोई बीमार न रहे। तो हर क्षेत्र में तो काम करना है। सड़क अच्छी हो, बिजली हो, पानी हो। तो आप देखिए ना कि मुंबई में या कोलकाता वगैरह में लोकल ट्रेन से लोग शहर आते हैं, काम करते हैं, फिर गांव में लौटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सड़क अच्छी नहीं है या फिर सुरक्षा नहीं है, रात को कोई घर वापस नहीं जा सकते हैं। गुमला सिमडेगा में किसी को घर वापस जाना हो 6 बजे के बाद कोई लड़की जाना चाहिए, नहीं जा सकती है। जबकि अगर आप मेट्रोज की बात करें तो वहाँ रात को लोग सुबह 4 बजे उठ के भी आते हैं, जाते हैं, काम करके घर लौटते हैं। तो फिर ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। तो वैसा सुरक्षित माहौल बनाना है। यहाँ तो सड़क बनता है तो इतने घोटाले होते हैं कि फिर सड़क बनती ही नहीं है। अब वहाँ एक सड़क को लेके कितनी सरकार गिर गई, कितनी उठ गई, लेकिन अभी तक वो सड़क नहीं बना। सरायकेला साइड की कोई सड़क है ना, तो वो सब है ना। तो ये घोटाला को बंद करना होगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म करना होगा, तब जाके झारखंड बहुत आगे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।